आज क्या करेंगे भाई? टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर केटीजी एंड थर्मो। केटीजी और थर्मो की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि काफी बच्चों का इशू भी आ रहा था और एक्स्ट्रा क्लासेस में रिसेंटली कवर भी किया गया है। ठीक है, आज उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर हम लोग वेव्स में मूव कर जाएंगे। वेव में मुश्किल से 2 दिन लगेगा, 2 दिन करेंगे वेव्स। थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ के आना उसका, अगर नोट्स बने हुए हो तो। जिसके पास नहीं बने हुए हैं तो वो फिर क्लास से ही पढ़े। ठीक है, मैकेनिक्स से कर लेना क्योंकि मैकेनिक्स तो देखो इजी है। मैकेनिक्स में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसमें कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। मतलब प्रोजेक्टाइल वगैरह में एक ही कॉन्सेप्ट है, 3 फॉर्मूले हैं। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन मोशन में 3 फॉर्मूले हैं, है ना। प्रोजेक्टाइल 2D में भी 3 ही फॉर्मूले हैं, रेंज, टाइम ऑफ लाइट, दैट्स इट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हेल्प करेगी मैकेनिक्स में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत वैरायटी के बन सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बस मैकेनिक्स के लिए। स्ट्रेट लाइन मोशन से जरूर एक सवाल आता है हर साल। गुड इवनिंग। किसी भी दिन आ सकता है अब तो तुम्हारा, मतलब 20 के बाद तो कभी भी हो सकते हैं पेपर, है ना। पूरा 8 दिन चलेगा, तो जिसका लास्ट में होगा उसके पास तो काफी दिन हो जाएंगे पढ़ने के लिए। छुट्टियां पड़ी हुई है ना सभी की। दिल्ली वालों, दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली वाले तो बेचारे, हाँ हिमाचल और पंजाब वालों का तो आई नो। दिल्ली में भी नहीं है, थम्स डाउन आ रहा है। तुम जाते हो एक्स्ट्रा क्लास में? मैम डेली जाना पड़ता है। एक्स्ट्रा क्लास तो 2 घंटे की होती होगी, हमारे स्कूल में भी लगती थी सुबह सुबह ही। 2 आवर्स की तो होती होगी एक्स्ट्रा क्लासेस, हमारी भी लगती थी 1 बजे तक। ठीक है, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं विदाउट टाइम। कौन आ गए? आदित्य। तो रेडियो को सभी ने पढ़ा हुआ है, केटीजी थर्मो जिनको दिक्कत थी उनका एक्स्ट्रा क्लास ले लिया है। अब करनी है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है केटीजी और थर्मो, और एक सवाल पक्का है यहाँ से 100%। हर शिफ्ट में, इवन हर शिफ्ट में एक सवाल मिलेगा। ठीक है, तो 4 नंबर पक्के हैं तुम्हारे यहाँ से। ठीक है, अगर ये सवाल, ये वाला क्वेश्चन कर लेते तो 4 नंबर यहाँ से आ जाएंगे पक्का, फॉर श्योर। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, ट्राई करो। कैसे करेंगे? क्या हुआ? अच्छा, आंसर। द वर्क, क्वेश्चन तो पढ़ने दो, मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। द वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन। बताओ, अगर हम लोग एडियाबेटिक में वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन सिर्फ किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? अब देखो, हम यहाँ पर 2 वर्क डन निकालते हैं, एक तो आइसोथर्मल में निकालते हैं बेटा, और एक हम निकालते हैं एडिया में। आइसोथर्मल में मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एनआरटी लॉग V2/V1, और P1 अपॉन P2 की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, एडियाबेटिक में कितना हो जाता है बेटा? NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1, याद है? ये फॉर्मूला होता है। और इसको NR डेल्टा टी को और क्या लिख सकते हैं? जैसे PV इक्वल्स टू NRT होता है, तो एनआरटी को मैं पीवी लिख सकती हूँ। इफ दिस इज डेल्टा टी दैट मीन्स वो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज भी है। तो दूसरा फॉर्मूला बनता है पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा -1। ये 2 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है जी। अब सवाल में देखो, प्रेशर का चेंज भी है, टेम्परेचर भी है,
वॉल्यूम भी है और स्पेसिफिक हीट भी है, काफी चीजें हैं। बट देखा जाए जो स्पेसिफिक फॉर्मूला बनता है वो बनता है डेल्टा टी वाला, है ना। तो मेजरली हमारा एडियाबैटिक का जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पे। तो देख लो ये सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे सारे बच्चे। क्या कह रहा है, विद द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का प्रेशर बढ़ाया है, द वॉल्यूम फॉल्स ऑफ मोर रैपिडली इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस कंपैरिजन टू द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आपने प्रेशर इंक्रीज किया है, यानी यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम में हमें कुछ चीजें देखनी होंगी। फिर से वही बात है, आइसोथर्मल में हमारे पास क्या होता है, पीवी कांस्टेंट, और एडियाबैटिक में क्या होता है बेटा, इक्वेशन पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है। यस। ओके, अब देखो वॉल्यूम और प्रेशर को करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे प्रेशर इधर रखो, प्रेशर इक्वल्स टू सी अपॉन वी हो गया, इधर प्रेशर इक्वल्स टू सी अपॉन वी गामा हो गया। अच्छा, हमें वॉल्यूम में देखना है तो वॉल्यूम को इक्वल्स टू में रख लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू सी अपॉन पी, और यहाँ पर देखो वी गामा इक्वल्स टू सी अपॉन पी हो गया। ठीक है जी। और देखो और क्या लिख सकते हैं इसको, सी अपॉन पी इक्वल्स टू वी गामा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये इनवर्सली में जाएगा, इसको इक्वल करो, यानी मैं लिखना चाहती हूँ P अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन वी गामा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, तो अब देखो कि सबसे जल्दी वॉल्यूम किसकी ड्रॉप होगी, बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा जल्दी ड्रॉप होगी। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, ये पहले बात करते हैं आईसो की, आईसो में हमने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम ड्रॉप हो रही है विद पावर 1, है ना। कितने की पावर से ड्रॉप होगी, 1 की पावर से, ठीक है। और यहां पर देखो, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कितने की पावर से ड्रॉप हो रही है, गामा। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम ड्रॉप होगी, वॉल्यूम ड्रॉप हुई, प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम ड्रॉप होगी विद इन द पावर ऑफ गामा, है ना, गामा की पावर से। ठीक है, तो ठीक है, ये आंसर सही लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम का जो फॉल होगा मोर रैपिडली होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। यहाँ पर गामा है और यहाँ पे पावर 1 है, तो यानी आइसो में ज्यादा जल्दी ड्रॉप होगा। तो ये असर्शन क्या लिखा हुआ है, असर्शन सही लिखा हुआ है, यानी ट्रू है ये प्रोसेस। रीजन क्या दिया हुआ है, आइसोथर्मल में ये होता है, एडियाबैटिक में पीवी गामा कांस्टेंट है, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इन द लाइट ऑफ अबव इक्वेशन बोथ द स्टेटमेंट। तो बेटा ये भी ठीक है, रीजन भी सही दिया हुआ है, ट्रू। तो क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, आइसोथर्मल में वॉल्यूम का फॉल ऑफ एज कंपेयर टू एडियाबैटिक ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सीपी दिया हुआ है 4 आर, सीवी दिया हुआ है 3 आर, गोज फ्रॉम फेस स्पेस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी पर गई है तुम्हारी ये, ए से बी पॉइंट टू पॉइंट सी, उससे फिर सी पॉइंट पे गया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंगली प्रेशर और वॉल्यूम दिए हुए हैं ए बी पॉइंट के और सी पॉइंट के भी। बोला है ए से बी जो है एडियाबैटिक पाथ है, बी से सी जो है वो आइसोथर्मल पाथ है। तो द नेट हीट ऑब्जर्व्ड पर यूनिट मोल बाय द सिस्टम क्या होगा। तो अब मैं अगर ए टू बी की बात करूं, ए टू बी में डेल्टा क्यू 0 है, एडियाबैटिक पाथ है, तो डी क्यू 0 है, तो फॉर्मूला देखो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हुआ। एडियाबैटिक में डी क्यू का चेंज तो 0 हो जाएगा, यानी डी यू ही डी डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, वो भी नेगेटिव, ठीक है। और आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा, तो नेट हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मोल बाय द सिस्टम, ठीक है। तो एडियाबैटिक में हीट ऑब्जर्व हुई होगी प्रोसेस में,
B2C में आइसोथर्मल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर DU 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे DQ यानी जो हीट का चेंज आएगा DQ, वो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा, DW के बराबर आ जाएगा। निकालो नेट हीट, कैसे निकालेंगे, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। दो प्रोसेस है, A2B B2C। करो, सॉरी। सौम्या बताओ इसका आंसर। डेल्टा टी भी गिवन है, देखो ए से लेके सी तक टेम्परेचर का चेंज कितना है। भाई A2B वाला तो एडियाबैटिक पाथ है, वहां तो हीट का चेंज होगा ही नहीं, ना तो सिस्टम को हीट मिलेगी ना सिस्टम से हीट बाहर जाएगी एडियाबैटिक में, राइट। A2B वाले पाथ में तो DQ 0 ही है, तो A2B तो कुछ करना नहीं। B2C देख लो, B2C में तुम्हारा हीट का चेंज जो भी होगा वो किसके बराबर आने वाला है, DW के बराबर। तो आइसोथर्मल में DW नहीं निकालना आता, आइसोथर्मल में DW का फॉर्मूला बोलो वर्क डन का, NRT log BC by BB। V2 by V1 होता है। तो आप B से C जा रहे हो, यानी मुझको ऊपर कौन सी वाली लिखनी है, फाइनल वाली वॉल्यूम विच इज योर VC। तो वर्क डन हो जाएगा W इक्वल्स टू NRT log कितना, VC अपॉन VB। क्या मेरे पास C की वॉल्यूम है, गिवन है, B का वॉल्यूम है, गिवन है, लिखो क्या आ जाता है फिर। NR की वैल्यू T दिया हुआ है 450, नंबर ऑफ मोल्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी एक ही मॉलिक्यूल है, कितना बन रहा है, टेम्परेचर 450 हो गया, R लॉग VC की वैल्यू भाई कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻6, VB कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा, कितना आएगा 450, R लॉग 8/6 कितना होगा 4/3, 4/3। तो ऑप्शन बी लग रहा है, 4 Yes, माइनस ma'am। लॉग 450 R लॉग, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, log 4 माइनस Yes, log 3, यस मैम। तो खत्म। देखो सिंपल है, ए से बी दोनों में देखना था हीट, तो एडियाबैटिक में DQ 0 ही होता है, तो यहाँ पे DQ 0, सिर्फ बचा आइसो, तो आइसो में ये इससे निकाल लेते, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी, घबरा जाते हो। फोर्थ वाला करो, कैसे करोगे, ये है कार्नोट इंजन का। देखो पहले तुम्हारे में बहुत कुछ था सिलेबस में, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल, अब वो रेफ्रिजरेटर हीट इंजन ये नहीं रहे हैं, कार्नोट इंजन है एक, ठीक है। तो कार्नोट इंजन मोस्ट इफिशिएंट इंजन था। वर्किंग क्या होती है पता है ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक, और एक होता है यहाँ पे कोई भी वर्किंग सब्सटेंस, है ना। ये वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट लेगा, कुछ वर्क करेगा, बाकी की कुछ हीट किसको दे देगा, सिंक को दे देगा। सिंक का टेम्परेचर जो होता है वो होता है क्या, लो, ठीक है। सिंक का टेम्परेचर कम मान के चलते हैं एज कंपेयर टू सोर्स, तो सोर्स का टेम्परेचर मान लो T1 है, T1 का जो टेम्परेचर होता है T2 से काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, आपने जितना वर्क डन में जितना आपने उसकी इफिशियंसी 100% तो नहीं हो सकती ना किसी भी वर्किंग सब्सटेंस की, तो कुछ ना कुछ हीट तो वो बाहर
देगा। तो यानी सिंक को कुछ ना कुछ उसने हीट दी है, यानी किस टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। इफिशियंसी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लिखते हैं 1 माइनस Q2/Q1 भी लिख सकते हो। और सिर्फ कारनॉट इंजन में, Q2/Q1 जो होता है वो किसके बराबर होगा? T2/T1 के। अब बात आई Q2 और Q1 क्या है भाई? Q2 वो है जो वर्क डन ने सिंक को हीट दे दी, और Q1 क्या है? जो सोर्स ने इस वर्किंग सब्सटेंस को हीट दी है। ठीक है। Q2 इजेक्टेड हीट है जो बाहर सिंक को दे दी गई, और सोर्स से जो हीट ली गई है Q1, ये वो हीट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ Q2 इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू T2/T1 सिर्फ और सिर्फ किस केस में होता है? ओनली कारनॉट में। हर किसी में मत लगा देना, कारनॉट वाले केस में मिलेगा। तो यहां पर मैं ईटा को यानी इफिशियंसी को लिख सकती हूँ 1 माइनस T2/T1 भी। ठीक है। तो अब तुम्हें देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दो इंजन दिए हुए हैं। जो E1 वाला है वो वर्क कर रहा है, वर्किंग, अच्छा काफी दिए हुए हैं ये तो। पहले तो कारनॉट इंजन E है विच इज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स 473 केल्विन और 273 केल्विन। बेटा इसमें मुझे बताओ सोर्स का टेम्परेचर कौन सा है? सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा वाला होता है, तो यानी 473 हमारा सोर्स का टेम्परेचर है, यानी ये हुआ T1। 273 यानी ये सिंक का होगा। सिंक का टेम्परेचर कितना होता है? T2। ये याद रख लो भाई, सिंक का टेम्परेचर कम होता है T2। सिमिलरली ये भी मेरा T1 हो जाएगा, ये इसका T2 हो जाएगा, E2 में ये वाला T1 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा। तो क्या हम इफिशियंसी चेक कर लेंगे किसकी कैसे बनेगी, कम किसकी ज्यादा है किसकी कम है? निकाल सकते हो 1 माइनस T2/T1 से। जैसे ईटा निकालो, 1 माइनस T2 कितना है? 273 अपॉन 473 कितना आ जाएगा? 473 में से 273 घटाओगे तो 200 बचा, 200/473 आया। वन इक्वेशन। इसको क्या लग रही है भाई? ऐसे ही आप ईटा 1 निकाल लोगे। 1 माइनस E1 वाला इंजन देखो, जो E1 इंजन है, E1 इंजन में क्या हो रहा है? T2 373 है और ये 473 है, तो ऊपर कितना आया? 100/473। फिर ईटा 2 देखो, ईटा 2 कितना हो जाएगा? सेकेंड इंजन, सेकेंड इंजन में 1 माइनस 273 अपॉन 373 कितना आया? 373 में से 100/373। ये तीन इक्वेशंस आई। अब इनमें से देख सकते हो ना कौन सा ज्यादा बड़ा है कौन सा छोटा है, अपने आप बना लोगे विच वन इज मोर एक्यूरेट। तीनों आपके पास आ गई, बस अब मैथमेटिक्स बची है, वो तुम मेरे से ज्यादा अच्छी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस इतना करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक आइडियल गैस है बेटा, goes from initial state to final state. During the process, the pressure of the gas increase linearly with temperature. ठीक है, यानी प्रेशर ऑफ द गैस को टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़ाया है। प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, एक सेकेंड, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज लीनियरली विद टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ाया है टेम्परेचर के, तो PV इक्वल्स टू NRT। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है भाई? जब प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आइसोकोरिक होगी ना। थर्मल कैसे हो गई? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया ना टेम्परेचर के, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तभी तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आया है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? वर्क डन बाय द गैस। समझ आया? आइसोकोरिक होगी सक्शन बेटा। yes, PV इक्वल्स टू NRT है ना, तो टेम्परेचर तो के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो कौन सी चीज कांस्टेंट हुई? सिर्फ वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो पहली इक्वेशन बताओ गलत है कि सही है? फटाफट बोलो। वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 0, सही है या गलत है? सही है मैम, सही। सही है। वर्क डन का फॉर्मूला इन जनरल होता है PdV। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वर्क डन 0, तो फर्स्ट इक्वेशन ट्रू। सेकंड बोलो।
false, The heat is added to the gas is different from change in its internal energy. भाई अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होगा, तो डी डब्ल्यू तो गया, खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी आप हीट दोगे वो सब किस में जाएगा, इंटरनल एनर्जी को internal change energy. करने में। तो इसने क्या बोला है, द हीट इज एडेड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि जितनी आप हीट दोगे वो सब किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है, डिफरेंट नहीं होगी, ये सेम होना चाहिए था। तो इस वजह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होनी चाहिए। हाँ, थर्ड बताओ, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज्ड, फॉल्स है। गलत होगी। False. इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज्ड, सही है। Yes, ma'am. देखो वो अगर डी क्यू बढ़ाए, डी क्यू होगा तो डी यू बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, ट्रू। यस मैम। तो अब देख लो इसमें से सबसे पहले बी एलिमिनेट हो जाएगा, तो सेकंड गया, और क्या एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, तो अब क्या बचा, ए डी ई बचा, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। मैंने जब एक्स्ट्रा क्लास ली थी मैंने तुम्हें बोला था कि जितने भी सवाल आएंगे ना, तीन इसी इक्वेशन से निकल जाएंगे, एक तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और एक फर्स्ट लॉ। थ्योरी के तो मोस्टली इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ में बोला है द हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस, एक सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। पीवी ग्राफ दिया हुआ है, the magnitude of heat exchange, हीट डीक्यू की बात कह रहा है, ओके ठीक है। देखो साइक्लिक प्रोसेस है ना, हम ए से चले और सी पर वापस आ गए, तो कंप्लीट जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो जाता है, 0। हाँ। डी क्या, देखो इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है, चेंज, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है। डी किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर। फोर स्पेसिफिक, फोर साइक्लिक प्रोसेस, है ना। जो साइक्लिक प्रोसेस होंगी, यानी जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर अगर वापस आ गए, भाई साइक्लिक प्रोसेस है ना, ए से चले फिर सी से ए पर आ गए, तो जो प्रोसेस जो साइक्लिक होंगी, दैट मींस आप जिस पॉइंट से चले और उसी पर वापस आ गए, उन प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज शुड बी जीरो। तो अब हीट का चेंज यानी डी क्यू डायरेक्टली किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन के बराबर। अब मुझे पता है पीवी ग्राफ हो तो डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है भाई, एरिया अंडर द कर्व, करेक्ट, बोलो। तो मेरे पास साफ प्रोसेस दिख रही है एबीसी, तो ये क्या है, ये एबीसी सेमी सर्कल है, Semicircle. तो क्या होगा इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर, Half R square. नहीं पूरा कितना होता है, पूरे का Pi पाई आर square. स्क्वायर होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी। तो 1/2 पाई। अब देखो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, इसमें R1 और R2 करके लेते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यहाँ पर हम R1 और R2 ले लेंगे, ठीक है। तो 1/2 पाई पीवी कर्व, वॉल्यूम में देखो कितना आर है, ये वाली रेडियस 200 है, डिफरेंस इसका आधा कितना हो जाएगा, 100 सीसी में है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको एसआई यूनिट में करो, क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर्स में करोगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। देखो क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 3 बार, तो 10⁻2 और इसको क्यूबिक यानी 3 बार करना होगा, तो 3⁻2 6 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई R2 देखो भाई, ये वाला कितना हो जाएगा, बीडी वाला 400 और 200, यानी ये भी हाफ करोगे तो कितना आया, अरे हाफ करके 100 थोड़ी आएगा, 200 और 400 का आधा कितना होगा, 200, 200 का आधा 100, ठीक है। 400 में से 200 गए, 200, 200 का आधा 100, यहाँ भी 100 हुआ प्रेशर वाला, लेकिन ये किसमें दिया हुआ है, देखो Kilo में. के में, के का क्या करना पड़ेगा भाई, हटाओ के को, के की पावर कितनी लगाओगे किलो में, 10⁻3, वेरी गुड। तो कितना हुआ देखो, 3, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये पावर जो हो गई ये 7 हो गई, 10⁻7
मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 π/2। तो क्या आंसर आ रहा है? 5 पाई। 5 पाई। 5 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए कैसे करेंगे। चलो पढ़ो सवाल, असर्शन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड का मतलब क्या है भाई, कौन बताएगा? व्हाट इज इंसुलेटेड? केटी जी पढ़ तो रखी है। आरुष इंसुलेटेड क्या है भाई? मैम मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगी, हम सिस्टम से हीट नहीं जाएगी बाहर। ठीक है। इन एन इंसुलेटेड कंटेनर अ गैस इज एडियाबैटिकली, चलो यहाँ पे बता ही दिया है ना कि एडियाबैटिकली हम क्या करते हैं, उस गैस को श्रंक करते हैं टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। कि पहले किसी कंटेनर में मान लो गैस जो थी वो V वॉल्यूम में थी, उसको श्रंक किया एडियाबैटिक प्रोसेस से। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, ना तो सिस्टम से हीट बाहर गई है ना बाहर से अंदर आई है। DQ 0 है। टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। चलो बताओ सही है कि गलत है? सही है। गलत है। गलत है मैम। कैसे? देखो DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW, पहले इसमें देखते हैं। DQ 0 है तो DU किसके बराबर होगा? माइनस DW के। ठीक है, ओके। और तो इसने क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। गलत है ये। आपने वर्क डन किया है ना भाई, गैस की वॉल्यूम को कम किया है, राइट? गैस की वॉल्यूम को कम किया है, तो गैस के टेम्परेचर के साथ क्या होगा? टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी तो बात कर रहा है वो। सोच के बताओ। मैम इंटरनल एनर्जी भी तो इंक्रीज ही होगी ना। कैसे बताओ, कैसे इंक्रीज होगी इंटरनल एनर्जी? बाकी के बच्चे बोलो क्या हो रहा होगा। सेकेंड इक्वेशन बताओ। अच्छा ये हमारा एडियाबैटिकली है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस। मैम वर्क डन नेगेटिव होगा ना इसलिए। हाँ वर्क डन नेगेटिव है। मैम वो श्रिंक कर रहा है तो वो पहले से ही नेगेटिव रहेगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर बताओ क्या होना चाहिए। सेकंड। इज फॉल्स। ठीक है, बाकी के बच्चे बताओ क्या होना चाहिए। आरुष तुम बताओ क्या होना चाहिए आंसर इसका। सेकंड होना चाहिए। ध्यान से पढ़ो भाई क्वेश्चन। तो फर्स्ट गलत है कि ठीक है? फर्स्ट सो जाओ क्लास में। प्रिंस क्या होगा फर्स्ट का आंसर? फॉल्स है ए। यस मैम। देखो DU का मतलब होता है DU इक्वल्स टू माइनस DW। ठीक है, DU इक्वल्स टू माइनस DW। DW का होगा P V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, DU इक्वल्स टू माइनस P V फाइनली कितना हो जाएगा मेरे पास? ओ ओ ओ ओ ओ ओके सॉरी, ये मेरे पास आइडिया है ना, तो हम इसमें तो ये नहीं लगा सकते। दिस वन इज एडियाबैटिक, तो इसमें हम ये थोड़ी यूज करेंगे।
इसमें मेरे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है ना, जैसे पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे टी और वी में भी होता है। क्या? टीवी गामा, V1 raised to power हाँ टीवी गामा माइनस, gamma ठीक है। तो मान लो इनिशियली टेम्परेचर टी था, वी वॉल्यूम 1 थी, इक्वल्स टू टेम्परेचर सपोज T2 हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया V2 गामा माइनस 1, ठीक है जी। तो करो इसको, T1 के नीचे T2 लेके आओ, T1 बाई T2, तो इधर क्या आया V2 अपॉन V1 का गामा माइनस 1। वॉल्यूम 2 का क्या किया है मैंने, श्रंक किया है, तो वॉल्यूम 2 क्या हो गई, हाफ हो गई। तो वॉल्यूम हाफ हुई है, ये V बाय 2 का V से V कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बना ये, इसकी पावर गामा माइनस 1। तो T1 बाई T2 किसके बराबर आया, देखा जाए तो 1 बाई 2 की गामा माइनस 1 ये आया, ठीक है। तो यहां से मैं क्या आइडिया लगाऊं, T1 जो था 1 गामा माइनस 1 था, T2 जो है 2 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 1 आया है ना, यही तो पता चल रहा है कि T1 जो था 1 की पावर में था गामा माइनस 1, T2 का जो आएगा वो 2 टाइम्स आएगा गामा माइनस 1 के, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से देखूं। तो टेम्परेचर भाई डिक्रीज तो नहीं हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, करेक्ट। देखो यहां से पता चल रहा है ना इस वाले रिलेशन से, T1 इनिशियली 1 की पावर गामा माइनस 1 में आ रहा है, और सेकेंड टेम्परेचर यानी फाइनली जो टेम्परेचर है वो 2 टाइम्स ऑफ गामा आ रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड ये रीजन है, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन बेस्ड देखो। सेकंड, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। पहले मुझे बताओ फ्री एक्सपेंशन क्या होता है गैस का, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्री एक्सपेंशन में देखो क्या होता है, internal pressure है। फ्री एक्सपेंशन होता है जिसमें वॉल्यूम इनफाइनाइट एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है। वी यहाँ पर गैस फ्री एक्सपेंशन है, गैस इनफाइनाइटली एक्सपेंड कर सकती है, लेकिन फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर कितना हो जाता है गैस का, गैस का प्रेशर फ्री एक्सपेंशन में कितना हो जाता है, 0। वेरी गुड, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर ही 0 है तो प्रेशर 0 हो जाएगा, तब हमारे पास बोलते हैं कि ये कैसा है, प्रोसेस है, ये फ्री एक्सपेंशन है। तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, गैस 0, हाँ। तो वर्क डन बाय गैस भी फ्री एक्सपेंशन में कितना होगा, वर्क डन बाय गैस इन फ्री एक्सपेंशन ये भी 0 हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन में, याद रखना। तो यस बिल्कुल, ये कैसी प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और फ्री एक्सपेंशन काफी क्विक प्रोसेस होती है, याद रखना। एडियाबैटिक प्रोसेस जितनी भी है ना, ये सारी क्विक प्रोसेस होती हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस क्विक प्रोसेस होंगी फटाफट, आइसोथर्मल प्रोसेसेस स्लो प्रोसेस होती हैं, एडियाबैटिक क्विक होगी, ठीक है। जैसे गुब्बारा है उसको फोड़ दो, बलून को फोड़ दो, तो जो वो प्रोसेस होगी वो फटाक से हुई है ना, बलून का ब्रस्ट होना एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ऐसी प्रोसेस जो फटाफट हो जाए वो एडियाबैटिक प्रोसेस होंगी। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, तो रीजन ट्रू है और असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही बताया था राहुल ने, द ऑप्शन इज सेकंड, ठीक है। ओके, 8th वन फटाफट करते हैं बेटा, पूरा 2025 तो सॉल्व करें, 24-25। प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम ऑफ आइडियल, कितने थ्योरी के सवाल आ गए इस साल तो। प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल Isothermal V इक्वल्स टू एनआरटी, P और V में इनवर्सली का रिलेशन, यानी ये सब कांस्टेंट हो गया, PV इक्वल्स टू C हो गया, तो देखो आ गया इनवर्सली का रिलेशन C बाय V। प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल रिएक्शन, वेरी गुड। डी वाला देखो, नो वर्क इज डन ऑन और बाय गैस, आइसोबैरिक हीट इज नाइदर Iso- एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, एडियाबैटिक है ना। हीट एब्जॉर्ब गॉस पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क, मतलब सब काम हो रहा है, isobaric आइसोबैरिक, यस वेरी गुड, आइसोबैरिक। अब क्या बचा,
नो वर्क इज डन, है ना, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुई, तो ना तो गैस ने वर्क किया ना गैस पर वर्क हुआ, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। देखो अगर वर्क डन, सुनो, वर्क डन बाय गैस होगी, वर्क डन बाय गैस, तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ये वर्क डन हम लेके चलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, एक्सपेंशन होगा। अगर वर्क डन ऑन गैस हुआ है, अगर गैस पर वर्क डन हुआ है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वर्क डन चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, वॉल्यूम का चेंज तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन डी का आइसो करेक्ट, ठीक है। देखो बेसिक से सवाल आया है, और ऐसा ही वेव्स से आता है, जो वेव है ना, वेव, उससे भी ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए वो चैप्टर कराना भी जरूरी है, वो भी हम करेंगे। 9th बोलो, वाटर ऑफ मास m ग्राम। अगर किसी को चाहिए कि फ्लूइड्स भी एक बार करा दो तो फ्लूइड के भी 25-24 के सवाल लगा लेंगे, बता देना, क्योंकि फ्लूइड्स भी आता है। वाटर ऑफ मास m ग्राम इज स्लोली हीटेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है। तो मेरे पास m ग्राम वाटर है जिसको हमने स्लोली हीट किया टू इंक्रीज द टेम्परेचर, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वाटर कितना होगा। देखो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी होती है रेंडमनेस, है ना, एक यही लाइन पढ़ाते हैं सब टीचर, और यही होती है एंट्रोपी, होती है रेंडमनेस। जहां पर गैसेस जितनी रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, जितना रैंडमनेस होगा, वो उसका मतलब है कि उस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा है। डायग्राम से भी समझ सकते हो, है ना। जैसे रिसेस टाइम में बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो रिसेस टाइम में बच्चों की एंट्रोपी ज्यादा है। लेकिन जब मैं सुबह बात करती हूँ प्रेयर टाइमिंग की, प्रेयर हॉल में बच्चे कैसे खड़े होते हैं, चुपचाप अपनी पोजीशन पे, तो उस टाइमिंग पे एंट्रोपी सबसे कम है, द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। तो वही ठीक है। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोट कर देते हैं एच से, किसके बराबर होता है भाई, DQ बाय T के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला। T क्या है, टेम्परेचर, S एंट्रोपी, DQ क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, ये फॉर्मूला है। तो अब ये कह रहा है कि अब देखो अगर मैं वाटर को हीट कर रही हूँ T1 से T2 टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब कौन सी हीट की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी हीट देंगे हम वाटर को। वाटर का अगर मुझे मतलब पानी अगर मुझे गर्म करना है, उसका टेम्परेचर राइज करना है, तो कौन सी हीट दूंगी मैं, स्पेसिफिक हीट, सिंपल सी बात है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू M S डेल्टा T, यही होती है स्पेसिफिक हीट। तो Q की वैल्यू यही हो जाएगी MS डेल्टा T। C भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, C लगाना चाहो तो C लगा दो, वो प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाता है, तो इसलिए कई बार S से ही डिनोट कर देते हैं। तो ये हीट है T1 से T2 राइज करने के लिए, तो इसको लिख दो MS डेल्टा T कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो एंट्रोपी का चेंज कितना हो जाएगा बेटा, DS इक्वल्स टू DQ लिखो, M ग्राम मास है तो M एज इट इज, S द स्पेसिफिक हीट कितनी है वाटर की वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। S क्या लिखोगे अब, DQ को T2 माइनस T1 लिखेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन T के टर्म्स में है, तो फिर ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। MS डेल्टा T ही रहने दो, MS डेल्टा T, तो यहाँ उठा के MS डेल्टा T रखो, अपॉन में T रखो, ठीक है। M मास है, S का मतलब क्या है, यहाँ पे S है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हर किसी की स्पेसिफिक हीट अलग होती है हर सब्सटेंस की। तो DS यानी स्पेसिफिक हीट क्या, कैसे निकालोगे भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर DS को, क्योंकि अपॉन में T रह जाएगा ना, अगर डायरेक्ट रखेंगे तो फिर नहीं बन रहा आंसर। तो S इक्वल्स टू MS बाहर आ जाएगा, डेल्टा T अपॉन T कितना हो जाएगा भाई, कहां से कहां चेंज किया है, तो T1 से T2 चेंज किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, MS log T2 बाय T1, ठीक है। तो यहाँ पर S की वैल्यू देखो क्या है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 है ना, यहाँ पर देखो 1 दी हुई है। तो S अगर नहीं भी पता चल रहा है तो साफ पता चल रहा है कि हमारा आंसर जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर A से कर रहा है, T2 बाय T1, ठीक है ना, T1 से T2 फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन आया था ये भी,
ठीक है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, dq/t याद होना चाहिए। और हमें पता है कि जब भी किसी चीज को हम हीट करते हैं तो स्पेसिफिक हीट ही काम आती है, ms डेल्टा टी। हाँ, 10th क्वेश्चन बोलो कैसे करेंगे बच्चा। P से 2p0 जा रहे हो, प्रोसेस क्या है देखो, A B C और फिर D। तो ABCD गए हो, कैसे निकालोगे, निकालना क्या है पहले ये देखते हैं। वर्क डन निकालना है भाई, A से B, B से C, C से D। क्या इसमें मैं एरिया अंडर कर्व निकाल सकती हूँ? एरिया अंडर द कर्व ABCD का, या सबका अलग अलग करके निकालें। देखो मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, वर्क डन AB प्लस वर्क डन इन BC प्लस वर्क डन इन CD। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि क्लोज्ड कर्व नहीं है। अगर क्लोज्ड कर्व होता तो हम एरिया अंडर द कर्व कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पर A से B का कैसे निकालोगे बेटा, कैसी प्रोसेस है A से B, आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट है ना A to B में, तो A to B में प्रेशर कांस्टेंट है P0। वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, 3V0 में से 2V0 घटाओगे, करेक्ट। देखो ऐसे ही करोगे ना A to B, वर्क डन का फॉर्मूला ही होता है ना Yes, ma'am. PdV। आइसोकोरिक के लिए तो हम यही करते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, प्लस BC में देखो, BC में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो BC का वर्क डन 0 हो गया। प्लस C से D कौन सी प्रोसेस है बताओ, ये भी आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो प्लस 2p0। फाइनली जो तुम्हारी वॉल्यूम है वो D पर गई है। ठीक है, तो D की वॉल्यूम कितनी है, V0। तो याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं वॉल्यूम, ये जो DV लिखा है दिस इज V फाइनल माइनस V इनिशियल, माइनस इनिशियली C पर कितना था, 3V0। सॉल्व कर लो इसको, जो भी आंसर आता है वही है। यहाँ से P0 V0 हो गया, ये कितना हुआ, माइनस का 4P0 V0, तो माइनस का 3P0 V0, आंसर नंबर 3। ठीक है जी, आगे बढ़ू। यस मैम। सक्षम, आरुष, नितांत, अनुज, समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. आंचल तुम्हें? यस मैम। ठीक है। गिवन आर स्टेटमेंट्स फॉर सर्टेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। देखो अब यहाँ पर 2 तरीके के, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। आई होप केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। पढ़ा है केमिस्ट्री में कि नहीं? नहीं पढ़ा? केमिस्ट्री में तो पढ़ाते हैं शायद, मैंने देखा था कुछ लोग पढ़ाते हैं। बोल रहा है पढ़ा है। पढ़ाया है। हाँ, क्या होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, बोलो। संदीप बताओ क्या होता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव? मैम एक्सटेंसिव जो मास पर डिपेंड करता है, मतलब मास बढ़ने पर या मोल्स बढ़ने पर वो नहीं। उसकी क्वांटिटी भी चेंज होती है। चेंज नहीं होती है। होती है मैम, हाँ एक्सटेंसिव बता रहे हैं। हाँ, एक्सटेंसिव में क्या होगा, मास चेंज होने पे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होने पे, इन सब के चेंज होने पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इंटेंसिव चेंज नहीं होती। यही फर्क है कि भाई मास और नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करने के बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विल गेट चेंज और इंटेंसिव चेंज नहीं होती। तो अब इसमें से छांटो। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल एनर्जी। क्या इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है? फॉर्मूला क्या होता है इंटरनल एनर्जी का, du इक्वल्स टू एन CV डेल्टा टी। एन आ ही गया, नंबर ऑफ मोल्स, तो इंटरनल एनर्जी एन पर डिपेंड करेगी, तो सही है, एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम करेगी, वॉल्यूम बताओ एक्सटेंसिव है कि नहीं है वॉल्यूम? मास अपॉन यस मैम। डेंसिटी, ma'am. मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो इसका मतलब आ ही रहा है कहीं ना कहीं मास का कॉन्सेप्ट। तो एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है और मास तो है ही एक्सटेंसिव। ठीक है, तो पहला इक्वेशन सही है। चलो सेकंड पे देखो, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी।
क्या तीनों इंटेंसिव हैं क्या? डेंसिटी देखो, क्या डेंसिटी इंटेंसिव है? अरे डेंसिटी चेंज थोड़ी होती है। डेंसिटी तो मैं चाहे 1 ग्राम पानी ले लूं चाहे 1000 ग्राम पानी ले लूं, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना सबकी, हर एक वाटर की। मरकरी का चाहे 1 किलो ले लो चाहे मरकरी 1 ग्राम ले लो, डेंसिटी तो सेम ही है। तो डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इंटेंसिव। तो ठीक है, ये डेंसिटी ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर और प्रेशर का देखो क्या है। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? मेन तो टेम्परेचर ही है। कैसी होगी? इंटेंसिव। इंटेंसिव होगी। हाँ, टेम्परेचर इंटेंसिव क्वांटिटी है ना भाई, मास पे डिपेंड नहीं करेगी। और प्रेशर? वो भी इंटेंसिव ही होगी। तो देखो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है तो सी तो गलत हो गया, उसने इसको इंटेंसिव बताया हुआ है, ठीक है। डी देखो, डी में मास एक्सटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव है, बट टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? इंटेंसिव। तो डी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा आंसर आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन, ए एंड बी। तो क्या पता चला यहाँ से पता चला, जो तुम्हें याद रखना है, टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? इंटेंसिव, ठीक है। डेंसिटी इंटेंसिव और प्रेशर इंटेंसिव, है ना। और बस, ठीक है। एक्सटेंसिव कौन कौन सी हो गई फिर? इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और बस यही थी इसमें। तो मास तो खैर तुम याद रख, या मास तो बता ही दोगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रखनी है, बाकी तो ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 12th क्वेश्चन अच्छा है। डाया एटमिक है जिसका गामा 1 दिया हुआ है रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए, गामा 2 दिया हुआ है दूसरे डायो एटमिक के लिए, बट उसके पास वाइब्रेशनल बोर्ड्स भी है। फटाक से बताओ, एक वाइब्रेशनल बोर्ड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? वेरी गुड। देखो एक्स्ट्रा क्लास वाले बता रहे हैं, तुम लोग नहीं बता पा रहे, क्या दिक्कत है भाई? एक वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 1 मोड, बताया था ना कि एक वाइब्रेशनल मोड में मेरे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड होते हैं। एक दिखाता है पोटेंशियल एनर्जी को और दूसरा दिखाता है काइनेटिक एनर्जी को। तो ये 2 मोड ऐड हो गए, ठीक है जी। ठीक है, और ठीक है। तो रिजिड मॉलिक्यूल के लिए गामा कितना होता है? रिजिड मॉलिक्यूल यानी सिंपल है, 3 ट्रांसलेशनल हो गए, 2 रोटेशनल हो गए, तो 5 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो गामा कितना हो जाएगा बताओ जल्दी पहले। 1.4। 1.4 ऐसे याद है क्या? वैसे नहीं है अपॉन। यस मैम। तो देखो सीवी हो जाएगा इसका, हो जाएगा FR/2, तो सीवी हो गया 3R/2 और सीपी कितना हो जाएगा? आर एक और ऐड कर दो 5R/2, तो गामा हो जाएगा 5/3, है ना। तो रिजिड मॉलिक्यूल के लिए गामा 5/3 आया। अब डाया के लिए कितना हो जाएगा बोलो? डाया में 3 हो गए ट्रांसलेशनल, 2 हो गए रोटेशनल, प्लस 2 हो गए वाइब्रेशनल दूसरे वाले में। 5 6 6 3 2 5 और 2 7, यहाँ हो गए 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सीवी कितना हो गया? सीवी हो गया 7R/2 और सीपी हो जाएगा 9R/2। तो गामा 2 कितना आया? 9/7। 9/7। तो गामा 1 5/3, गामा 2 9/7। कौन बड़ा है भाई देख लो, क्या रिलेशन आएगा? 5/3। 5/3 बड़ा है, तो गामा 1 शुड बी ग्रेटर देन गामा 2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज और आती है, डाया एटमिक का
रिजिड मॉलिक्यूल और दूसरा होता है नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में बताओ? पढ़ा है ना तुमने केटी जी? रिजिड और नॉन रिजिड में क्या फर्क है भाई? मैम रिजिड वाले के पास वाइब्रेशनल मोड नहीं होते, नॉन रिजिड के पास होते, वेरी गुड। नॉन रिजिड के पास होते हैं। हाँ, देखो नाम क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल इसी तरीके से तो होंगे कि मेरे पास यहाँ पर मान लो O2 का मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, O2 ऑक्सीजन डाया में आती है, एक इधर ऑक्सीजन एक इधर ऑक्सीजन। रिजिड मॉलिक्यूल का मतलब है कि इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो सकती। रिजिड है ना, रिजिड है ना, लेंथ चेंज नहीं हो सकती, लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए उसका नाम रिजिड है। अगर लेंथ ही चेंज नहीं होगी तो वाइब्रेशनल मोड्स, रिजिड मॉलिक्यूल की अगर लेंथ ही चेंज नहीं होगी तो वाइब्रेशनल मोड कहां से आएंगे भाई? वाइब्रेशन का मतलब ही क्या है? वाइब्रेशन में मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है ना। वाइब्रेशन का मतलब ये है कि अपनी जगह से मॉलिक्यूल क्या होगा, डिस्प्लेस होगा और मोशन करेगा आगे पीछे इधर उधर। अगर ये रिजिड मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब रिजिड में वाइब्रेशनल मोड्स नहीं आएंगे। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉन रिजिड मॉलिक्यूल जो होगा वहां पर वाइब्रेशनल मोड आएगा, मतलब आ सकता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड ऐड हो जाएगा। और एक मोड में मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि एक मोड के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड है। और नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कैसा निकाला जाता है? देखो, वाइब्रेशनल मोड्स का जो फॉर्मल कॉन्सेप्ट था 2024 तक नहीं था, लेकिन 2025 में वो इतना तक पहुंचा, जस्ट वाइब्रेशनल मोड को टच ही करके आया है। अगले साल हो सकता है 26 में कि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कैसे निकाले जाते हैं उसके ऊपर फॉर्मूले पे सवाल आ जाए। तो मैंने ये लिखवाया हुआ है नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स के फॉर्मूले। सौम्या बताओ कितना होता है? पोली एटॉमिक लीनियर के लिए 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए 3n-6। पॉली एटॉमिक लीनियर और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर के फॉर्मूला जरा बताओ। लीनियर में कितना था? 3n-5। ठीक है, और इसमें 3n-6। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ n क्या है? n है नंबर ऑफ एटम्स। तो n और नंबर ऑफ एटम्स एक बार कंफर्म कर लो, 3n है कि 2n है? सोनिया क्या लिखवाया था? एक सेकंड में कंफर्म कर देती, 3n है कि 2n है? ये फॉर्मूला याद लिखो अपनी कॉपी में कि वाइब्रेशनल मोड्स कैसे निकालते हैं। n है तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स, जैसे CO2 है तो 3 है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, NH3 है तो n की वैल्यू 3 है। बट पता है CO2 हमारा लीनियर है बट NH3 नॉन लीनियर है। तो दोनों के वाइब्रेशनल मोड्स निकाले हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो वाइब्रेशनल मोड निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। करो, इसको लिख लो। आगे बढ़ू? कर दिया इतना? ठीक है, 3n ही है। वेरी गुड, ये कर लोगे। मैच द फॉलोइंग इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करो, 14 करो फटाफट। ये सारा थ्योरी आ गया क्या इस चैप्टर में इस वाली बार? 14। क्या है? देयर आर 2 vessels filled with an ideal gas where volume of one is double the volume of other. The large vessel contain the gas at 8 kPa at this temperature, मतलब ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। The smaller vessel contain this pressure and this temperature if the vessels are connected। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये टीचर्स जब KTG पढ़ाते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में कराते हैं ना। इसके आगे 2-3 और
वेरिएशंस बनती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं कुछ समय बाद। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो ब्लॉक है इसमें कुछ गैस है, गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे n1, प्रेशर होगा p1, टेम्परेचर होगा t1। ये दूसरा ब्लॉक है, यहाँ गैस का कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे n2, p2, कुछ टेम्परेचर होगा t2। दो तरीके से होता है, या तो गैस सेम होती है या गैस अलग होती है। ठीक है, या तो दोनों कंटेनर्स में सेम गैस होगी या दोनों कंटेनर्स में अलग गैस होगी, दो केसेस बनते हैं। कुछ समय बाद इन दोनों को ऐड कर दिया गया, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, इस वाले का कितना दिया हुआ है, प्रेशर 8 kPa, टेम्परेचर 1000। दूसरे वाले का 7 kPa, टेम्परेचर 500। अब कह रहा है कि वेसल्स को जब एक साथ कनेक्ट कर देते हैं बहुत थिन ट्यूब के साथ, अलाउइंग द गैस टू फ्लो, द टेम्परेचर ऑफ द बोथ वेसल इज मेंटेन्ड एट 600 केल्विन। यानी दोनों का फाइनली टेम्परेचर कितना निकल के आ जाता है, दोनों का फाइनल टेम्परेचर 600 हो जाता है। मतलब कनेक्ट कर दिए ना, अब कनेक्ट कर दिया तो पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर सेट हुआ, वो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना सेट हुआ, 600। एट स्टडी स्टेट द प्रेशर ऑफ द वेसल विल बी। तो अब पूछ रहा है कि प्रेशर कितना सेट होगा वो बताओ। तो कैसे करोगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेंगे, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट होता है, चाहे गैस अलग हो चाहे गैस सेम हो, नंबर ऑफ मोल्स शुड बी कांस्टेंट। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, जो फाइनल मोल्स हैं वो किसके बराबर होंगे, n1 प्लस n2 के बराबर। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला pv इक्वल्स टू nRT से निकाला जाएगा। n किसके बराबर हो गया, pv अपॉन nr, सॉरी pv अपॉन RT। ठीक है जी, तो फाइनली आप लिखोगे कि जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हैं n है, फाइनल प्रेशर p, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम v अपॉन r, फाइनल टेम्परेचर t इक्वल्स टू, पहले p1 v1 कितना था अपॉन r t1 प्लस p2 v2 अपॉन r t2। तो मैं r से r उड़ा दूं, r से r उड़ा दिया। ठीक है, ओके। अब फाइनल प्रेशर पूछा है उसने, अब वॉल्यूम अपॉन टी क्या था, टेम्परेचर, की नया टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, P1 कितना दिया हुआ है, देखो 8 के, टेम्परेचर पहले कितना दिया हुआ है उसका 1000 V1, प्लस कितना दिया हुआ है उस सेकंड वाले का, देखो प्रेशर 7 के, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर कितना है उसका 500। ठीक है, अब बात आई वॉल्यूम, बताओ वॉल्यूम का क्या करेंगे बेटा। हम वॉल्यूम दी हुई है ना, मतलब एक की दूसरे के डबल। हाँ, और फाइनल वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्या बोला है, देखो वेरी थिन ट्यूब है, करेक्ट, बहुत थिन ट्यूब है। तो इसका मतलब ये है कि और सेकंड कॉन्सेप्ट यही होगा, एक तो नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी सेम होगी। भाई दोनों को जोड़ दिया, पहले वो कंटेनर अलग अलग थे, अब कंटेनर सेम कर दिया, लेकिन वॉल्यूम अभी भी सेम ही रहता है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें ये लगता है कि वॉल्यूम सेम है और नंबर ऑफ मोल सेम है। सारा सवाल इधर से ही निकल के आता है। अब रेशो भी दिया है क्या, द वेयर द वॉल्यूम ऑफ वन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ अदर द लार्ज वेसल। तो यानी लार्ज वेसल का वॉल्यूम 2v होगा ना, इस वाले का 2v होगा, और जो ये छोटा वाला है इसका वॉल्यूम v हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये 2v, ये जो मैंने 8 के लिखा है यहाँ पर वॉल्यूम 2v कर देती हूँ, और जहां v2 है इसका वॉल्यूम सिर्फ v हो जाएगा, करेक्ट। तो v से v कट गया, v से v भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, यस मैम। क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहने वाली है। तो मेरा प्रेशर अपॉन टी इक्वल्स टू 8/1000 के प्लस 7 के की वैल्यू 1000 लिख लेना अपॉन 500। ये टेम्परेचर जो फाइनल था ये 600 दिया हुआ है, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। के को 1000 लिख दोगे तो के से तो ये पहले कट गया, ये लो, ये 500 वाला नहीं कट पाएगा, ये कट गया, ये कितना कटेगा, ये नहीं कटा, तो इसके 2 0 ही काट दो, 1 0 यहाँ पे रखो इसका। ठीक है, तो क्या आया, प्रेशर अपॉन 600 इक्वल्स टू 8 प्लस 70/5। तो 70/5 कितने पे कट जाएगा, 12 पे, 14 पे। तो 14 प्लस 8 कितना हुआ, 22। तो प्रेशर कितना हुआ, 22 मल्टीप्लाई 600। तो देखो कितना आया,
यही आंसर होगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 13200 यानी 13200, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, के में है। मैम फाइनल वॉल्यूम 3 भी हो जाएगा ना? हाँ दोनों का ऐड करेंगे ना। एक सेकंड, मैंने क्या किया है इसमें, एक सेकंड। वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो दोनों का ऐड हो गया, तो वो 2v था और ये v था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ 3 लगा लो, 3 रह गया ना अपना। करेक्ट, यहाँ 3 ऐड नहीं किया, ये 3 हो जाएगा। अब देखो अब कितना बनेगा। मैम 6 आ रहे हैं। मैम वो 8 की जगह 16 होगा। कहाँ 16 तो कहीं नहीं है। मैम वो 8 दो इंटू भी, 2 हाँ लिखा 2 भी तो रह गया ना, ये 2 रह गया ना, 8 दूनी 16 बनेगा ना ये भी। करेक्ट, देखो इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ये 8 दूनी 16 हुआ, तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ अभी भी 3 बचा हुआ है। ठीक है, 3 दूनी 600, तो ये 200 हो गया। तो अब 16 में 14 ऐड करो, 1 2 3 30, 30 मल्टीप्लाई 200, तो 6k आ गया है ना। 6k विल बी योर आंसर, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिए ना क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। इनमें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को कंजर्व करना है। फर्स्ट जो इक्वेशन बनती है वो यहीं से बनेगी, ये लो। बाकी मैं ऐसे 2 सवाल तुम्हें दूंगी, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, होमवर्क में आज वही 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें बैठ के कर लेना। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा बट अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, ये थियोरिटिकल पोर्शन कर लोगे? थियोरिटिकल तो मुझे कराने की जरूरत ही नहीं है। 18th करो, करो फाइनली 18th। अंजलि समझ आ रहा है? अंजलि कह रही हूँ, सॉरी आंचल, कुछ ये क्या चल रहा है? ठीक है 18th करो। क्या आंसर आ रहा है भाई? क्या किया है? A gas is kept at in a container having walls are thermally non-conducting. Initially, the gas has volume of this and temperature this. The change in the temperature when the gas is adiabatically compressed to this. वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज है और टेम्परेचर है, तो टीवी वाला ही लग जाएगा आई थिंक इसमें। तो टीवी गामा माइनस में T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा माइनस में। ठीक है, तो टीवी एक इसका पीटी में भी होता है भाई, पीटी वाला फॉर्मूला भी याद होने चाहिए और तीनों के ग्राफ भी आने चाहिए कि एडियाबेटिकली पीवी टीवी पीटी का ग्राफ कैसे आता है। तो एडियाबेटिकली अगर हमारे पास पीवी है तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, और टीवी का ग्राफ कैसे आता है भाई? टीवी का ग्राफ भी ऐसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे ही डिक्रीजिंग में। और पीटी का ग्राफ कैसे आता है? पीटी का ग्राफ बोलो कैसे आएगा जल्दी? इसका इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। हाँ, तो ये तीनों ग्राफ भी आने चाहिए। 18th हो जाएगा। अब तो इसी एक ही फॉर्मूला लगना है, ये कर लोगे?
यस मैम। थर्ड रिलेशन भी पता होना चाहिए। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय दिस व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस इट्स इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी। कैसे करेंगे इसको कि प्रेशर दिया हुआ है हमें आइडियल गैस का, प्रेशर को 0.4% बढ़ाया जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया, तो इनिशियल टेम्परेचर व्हेन हीटेड its initial temperature must be। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है जिसकी वजह से टेम्परेचर का चेंज 0.4% है। तो वो हमसे एक्यूरेट टेम्परेचर पूछ रहा है कि इनिशियली टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो चेंज जो है वो बहुत छोटा है। अगर चेंज बहुत छोटा होता है तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, यूनिट एंड डायमेंशन लगा सकते हैं, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज P डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन T कर सकते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT क्लोज्ड वेसल, PV इक्वल्स टू nRT। बोलो, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा, R चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी हो सकता है कांस्टेंट, क्लोज्ड वेसल है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो इक्वल्स टू डेल्टा T बाय T कर सकते हैं क्या। प्रेशर का चेंज 0.4% है, तो डेल्टा मल्टीप्लाई बाय 100 करके इनका परसेंटेज चेंज लिख लो। डेल्टा P बाय P कितना आएगा, करो इसको परसेंटेज वाइज कॉन्सेप्ट। इसमें एक चीज याद रखना, ये 1 डिग्री सेल्सियस है ना, ये चेंज दिया हुआ है, चेंज तो एक किस्म का ही आया है ना। डेल्टा T तो 1 है, T हमें निकालना है, डेल्टा T तो गिवन है 1 डिग्री का, T हमें निकालना पड़ेगा कि T कितना है। डेल्टा P पाई भी दिया ही हुआ है 4% यानी 0.4, तो कैसे लिखोगे 0.4 इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन T। सेल्सियस, परसेंटेज हटाओगे तो 100 मल्टीप्लाई 100 भी तो 100 से 100 कितना बनेगा बेटा। मैम 250 केल्विन आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। T 0.4 बाय 100, आ रहा है क्या, इसको हटा के एक 0 कर देंगे तो T कितना आया 1000 बाय 4, 1000 बाय 4 कितना बनेगा 4 दूनी 8, 250 है ना। ठीक है, ठीक है, तो क्या बस ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है ना। डेल्टा P बाय V कितना दिया हुआ है, देखो यही तो करोगे, डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू डेल्टा T बाय T, यही आएगा। PV इक्वल्स टू nRT में हमने चेंज निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो बोथ साइड। अब डेल्टा P बाय P इंटू 100 क्या बन गया, ये मेरे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा ना। अब ये कितना 0.4, डेल्टा T कितना दिया हुआ है 1 डिग्री, T मुझे निकालना है इंटू 100, तो यहां से जब T को सॉल्व करोगे तो T की वैल्यू आएगी 250। ठीक है, अब ये 250 सेल्सियस नहीं होगा, लेकिन 250 क्या होगा, 250 केल्विन आएगा, सेल्सियस में नहीं आएगा, ये केल्विन में बनेगा। अब क्यों, अब तुम कहोगे कि मैम ये तो सेल्सियस में है, ये केल्विन में आंसर क्यों आया, तो क्यों आया, देखो जो चेंज है ना सेल्सियस और केल्विन में, टेम्परेचर का चेंज ऑफ टेम्परेचर इज सेम इन केल्विन एंड सेल्सियस। ठीक है, तो केल्विन और सेल्सियस में टेम्परेचर का जो चेंज है वो सेम रहेगा। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस भले ही दिया हो, बट ये है तो dt ही,
तो dt शुड बी सेम, और ये जब सॉल्व करके आता है तो आंसर SI यूनिट में ही आएगा, तो क्या बनेगा लास्ट में 250 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये भी CPCV से। और पेपर तो आसान ही था ये वाला। ये बताओ, नहीं ये वाला नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछती हूँ एक अच्छा क्वेश्चन। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन जरा देखो। क्या कह रहा है, एक हीलियम एंड आर्गन की गैस है एंड पुट इन अ फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर, दोनों का सेम टेम्परेचर है। कह रहा है रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जीज बताओ पर मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम एंड आर्गन। बताओ, दोनों का हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हीलियम का बताओ। हीलियम के पास, हीलियम कैसी गैस है, मोनो डाया ट्राया, कैसी है हीलियम? हीलियम मोनो, तो दोनों। हीलियम गैस है, तो हीलियम का पर मॉलिक्यूल पूछा है। पर मॉलिक्यूल यानी कितनी एनर्जी हुई, सबके पास 1/2 kT 1/2 kT होती है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इसके पास, 3/2 kT। यस मैम। 3/2 kT किसकी आई है, ये एक मॉलिक्यूल की आई है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल की। अगर मुझे सब मॉलिक्यूल्स की चाहिए होती तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई Na कर देते हैं ना। हेलो भाई, अगर मेरे को पूरे उसकी चाहिए होती है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, जैसे एक मोल्स में कितने होते हैं, एक मोल में Na होते हैं ना, Na मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो अगर मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की, ठीक है, ये तो एक मॉलिक्यूल की हुई। एक मोल के लिए क्या करोगे मेरे बेटा, जल्दी बोलो। एक मोल के लिए जब हम एनर्जी लिखेंगे तो क्या करोगे, 3/2 kT को किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से। तो K मल्टीप्लाई Na क्या बन जाता है, R। क्या बन जाता है, K मल्टीप्लाई Na R। तो ये 1 मोल का कितना आया, 3/2 RT। अगर मुझे n नंबर ऑफ मोल्स के लिए चाहिए, n मोल्स की एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/2 RT को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन n। से। ये छोटा सा डिफरेंस है, बट कई बार यही छोटा सा डिफरेंस सवाल गलत करा देता है। एक एक चीज याद होनी चाहिए, मॉलिक्यूल, 1 मोल और n मोल्स। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल की क्या है, 3 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बेस्ट तरीका है याद रखने का F/2 kT। 3 की जगह F लगा लेना, F/2 RT F/2 RT n। ठीक है, चलो ओके। तो ये हो गई हीलियम की एक मॉलिक्यूल की। अब मुझे बताओ आर्गन का एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी आर्गन के लिए। आर्गन इज डाया एटम या मोनो एटमिक, आर्गन भी मोनो एटमिक है भाई, सारी वो वाली गैसेस हैं, नोबल नॉट। गैसेस, नोबल गैसेस कैसी होगी, मोनो। तो इसका भी कितना बनेगा, एक मॉलिक्यूल का 3/2 kT ही बनेगा, करेक्ट। तो इसका भी 3/2 kT, उसका भी 3/2 kT, और रेशो ले लोगे एनर्जी का तो आंसर क्या आएगा, 1:1। बोलो ये चीज याद रखोगे कि नहीं रखोगे, ये चीज याद रखना। इसने नंबर ऑफ मोल्स देके कंफ्यूज कर दिया, बट इन मोल्स का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है पेपर में, कि है ये फॉर्मूला याद रहेगा आज से, नहीं था तो याद रखना है। कहाँ कंफ्यूज हो गए, कुछ गड़बड़ कर लग रही है क्या, हेलो, क्या हुआ बच्चों, पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, कौन सा सांप खा जाता है तुम्हें, हेलो। यस मैम। एक सक्षम भी बैठा है क्या, बाकी क्या कर रहे हो, गौरव, गर्व, हाँ, ये आरुष और सक्षम के अलावा कोई और बोलता ही नहीं है क्लास में, क्या करते हो तुम, मैं बंद कर दूंगी फिजिक्स की क्लास, बैठे रहना फिर। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है क्या, पता नहीं क्या समझ के बैठे हो खुद को।
बोलेंगे ही नहीं हम। और बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है ना क्लास में बोलने की। हम तो बस आते हैं क्लास में, वही बहुत है अगर हम आ जाएं क्लास में। एहसान कर रहे हो मुझ पे आके क्लास में। इसमें बताओ मोनो एटमिक का सीपी बाई सीवी कितना होगा? 5/3 अभी निकाला था। अब देखो ये डाया एटमिक नॉन रिजिड अभी निकाला है, और रिजिड गैस का, रिजिड का कितना हो जाएगा? 7/5। बोलो कितना होगा डाया एटमिक रिजिड? कि 9/7 होगा? रिजिड है ना। 9/7 या 7/5? जल्दी। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी रिजिड में? आंचल 7/5। आंचल बताएगी। आंचल डाया एटमिक में मुझे बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है रिजिड वाले में? फटाफट। है क्या क्लास में ये लड़की? देखना जरा क्लास में। आंचल है? मनीषा है क्लास में? आंचल नहीं है ना मैम ये? क्लास मैम आंचल नहीं है। नहीं है। नहीं कौन? हाँ देखो ना, टीचर्स को पागल बनाने आते हैं। 10 मिनट क्लास ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैडम पढ़ा रही है तो मैडम थोड़ी ना देख रही हुई है कि क्लास में कि नहीं। चले जाते हैं फिर। गर्व गौरव जल्दी बता, डायटोमिक रिजिड गैस की जल्दी वो बता डिग्री ऑफ फ्रीडम। गौरव 7/5। मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ सिर्फ डायटोमिक रिजिड में डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट्स इट। ट्रांसलेशन कितनी होंगी? गौरव गौरव ओनली 3। बता। 3। रोटेशनल कितनी होंगी? मैम रोटेशनल याद नहीं है। क्लास में भूत बन के देखते हो क्या? क्लास में तुम जब मैं तुम्हें पढ़ा रही होती हूँ तो बस क्लास में बस ऐसे लेटे लेटे वीडियो गेम की तरह यहाँ बैठ के बस ये भाषण सुनते हो क्या क्लास में बैठ के? तुमने नोट्स नहीं बनाए? ये जो मैंने ऊपर ये फॉर्मूले लिखवाए और 1 घंटे से कह रही हूँ मैं इन्हें नोट करो नोट करो नोट करो। ये ऊपर जो ये फॉर्मूले लिखवाए थे ये यहाँ पर। हाँ ये मैंने 3+2 लिखा, तुमने पूछा मैम ये 2 क्या है? बताओ ये। गौरव क्या फायदा है पढ़ाने का भाई? जिन बच्चों को पढ़ना है वो तो वैसे भी पढ़ लेंगे, क्या फायदा है फिर क्लास का? ये गौरव रुक जा। गौरव तो पता नहीं क्या ही कर रहा है। बताओ गौरव क्या कर रहे थे तुम क्लास में बैठ के? मैम क्लास में था। फिर तुम्हें पता क्यों नहीं है? हाँ क्लास में गर्व सक्षम के अलावा कोई किसी के आंसर नहीं है। सुमित संदीप करते हैं, कभी कभी आर्यन भी कर रहा है। गर्व गौरव तुम्हारे आंसर क्यों नहीं है? तुम्हें नहीं आती फिजिक्स? हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं याद तुम्हें तो क्यों नहीं याद है ये? गौरव मैं अभी रिवाइज नहीं करा था अब ज़्यादा। पेपर के 1 दिन पहले होंगी रिवाइज। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तक रिवाइज नहीं है इन्हें। देखो चलो मैंने मान लिया कि याद नहीं है, बट मैंने क्लास में फिर क्या कराया है आज? कद्दू क्लास में मैंने क्या कराया है भैया आज बताओ? गौरव क्लास में क्या समझाया आपने? मैम जो अभी क्वेश्चन डिस्कशन चल रहे हैं 2025 के बाद। ठीक है, रिजिड मॉलिक्यूल और नॉन रिजिड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आज ही पढ़ाया है। बोलो भाई अभी पढ़ाया है ना, कोई 10 साल पुरानी चीज तो नहीं पूछी। क्या होता है रिजिड और नॉन रिजिड? अभी पढ़ाया है, इसका मतलब तुम क्लास में एक्टिव नहीं थे। तुम लास्ट में आए हो, बीच में पूरी क्लास में तुम नहीं थे। रविंदर बताओ जल्दी क्या होता है रिजिड और नॉन रिजिड?
रविंदर, हाँ जी मैम। हाँ बताओ, रिजिड और नॉन रिजिड हाँ मैम, रिजिड बॉडी मतलब अ, म, या जब आप मतलब टू पार्टिकल वो करते हैं, क्या करते हैं? टू रिजिड बॉडीज क्या, टू पार्टिकल्स क्या करेंगे? डांस? मैम मैंने ना ये थर्मोडाइनमिक्स पे पढ़ा नहीं हुआ। बेटा मैंने अभी तो पढ़ाया था आपको। चलो आपने नहीं पढ़ा पर नो मैंने, मैम, हाँ आपने कब पढ़ा दिया? ये आज मैंने क्या कराया है रविंदर? मैम मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने क्लास नहीं लगाई आपकी। अच्छा, मतलब आपने पुरानी क्लासेस नहीं। मैम रिजिड बॉडी में ओनली रोटेशन और ट्रांसलेशन होता है, नॉट वाइब्रेशन। वेरी गुड, आ गया याद अब? रविंदर बेटा आज की क्लास में तो पढ़ाया था, आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, आज केटीजी थर्मो ही तो पढ़ी थी हमने। मैम मुझे समझ नहीं लगा। अच्छा, आपको समझ नहीं आया? मैं सर तो ने दोबारा जब देखूंगा, स... दोबारा देखूंगा नहीं रिकॉर्डिंग। नहीं, अगर आपको केटीजी थर्मो का बेसिक नहीं आता तो आज का लेक्चर फिर नहीं होगा कामयाब, ठीक है? हाँ जी, आज कुछ समझ ही नहीं लगा मुझे। हाँ मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं। कोई नहीं, इट्स ओके। अगर आपको पहले से आप बेसिक क्लियर नहीं है तो आज का चैप्टर नहीं समझ आएगा, ठीक है? आप मेरे को पहले बता दें, मैंने केटीजी और थर्मो की स्पेशल क्लास लगाई थी कुछ बच्चों के लिए, मैं वहां पर ऐड कर देती आपको। इट्स बताया था मैम मैंने मैं आपको शामिल। रिकॉर्डिंग से शेयर कर दूंगी, ठीक है? आप वो रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और भी कोई ऐसा बच्चा है? गौरव तुम भी वैसे ही हो क्या, तुम्हें भी थोड़ा इस वाले चैप्टर में इशू है? मैम मैं अभी रिवीजन क्लास में आऊंगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा दोबारा। हो गई इसकी रिवीजन क्लास, कर ली हम लोगों ने। बट रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। चलो ठीक है मैम, भेज देंगे। ठीक है भाई, बता दिया करो खुद से, ठीक है? ऐसे भूत बन के मत बैठा करो, तुम्हारे लिए ही तो रखा था, मुझे थोड़ी ना प्रैक्टिस करनी थी सवालों की कि चलो मेरा मन कर गया सवाल लगा लेते हैं 2025 के। तुम लोगों के लिए सेशन रखा था, ठीक है? रविंदर मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा दूंगी, इट्स ओके, ठीक है? चलो बाय एवरीवन।